इन्नेट इम्यूनिटी कंप्लीट हुई। तो बताइए इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो प्लांट्स का फीचर है कि एनिमल्स का? दोनों का। कौन कौन सी सेल्स में शामिल है? मैक्रोफेज है इसमें, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स वगैरह है। अच्छा, ये जो होता है ये जन्म से मिलता है, जन्म के बाद जन्म से इन्नेट होता है, इसके लिए कोई स्पेशल जरूरत नहीं होती है ना, स्पेशल चीज नहीं होती। यहाँ पर अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोले तो उपार्जित प्रतिरक्षा। तो बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? पहली बात तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। हमने पहले ही बता दिया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये वर्टिब्रेट्स का फीचर है। किसका फीचर है? वर्टिब्रेट्स का, बताया था ऐसा। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल शामिल होती है जिसको आप क्या कहते हैं? बी और टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट शामिल होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना कि इसके अंदर जो होता है, आप मॉड्यूल में देखेंगे पहला पॉइंट, इसके अंदर क्या होती है? स्पेसिफिसिटी। क्या होती है बेटा? स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि इसमें विशेषता होती है। समझिए, आपकी बॉडी के अंदर विशेषता का मतलब समझिए। आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है, तो पैथोजन एंटर करते हैं आपकी डब्ल्यूबीसी उससे लड़ेगी। ये तो बचपन वाली बातें हो गई, लेकिन थोड़ा डिटेल से समझे, थोड़ा ध्यान से समझे तो आपके अंदर, सबके अंदर प्लाज्मा है, ब्लड है। आपके ब्लड के अंदर सारी आरबीसी एक जैसी होगी, सारी प्लेटलेट्स एक जैसी होगी, लेकिन सारी डब्ल्यूबीसी एक जैसी नहीं होगी। यहाँ पर कोई ग्रेनुलोसाइट है तो कोई एक ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट में भी कोई एसिडोफिल है, कोई बेसोफिल है, कोई न्यूट्रोफिल है। यहाँ पर एक ग्रेनुलोसाइट में कोई मोनोसाइट है, कोई लिम्फोसाइट है। यहाँ पर नेचुरल किलर सेल्स है। यहाँ पर लिम्फोसाइट की बात करें तो कोई बी लिम्फोसाइट है, कोई टी लिम्फोसाइट है। बेटा ध्यान देना, हमारी बॉडी के अंदर टोटल 1 मिलियन टाइप की बी लिम्फोसाइट होती है। कितनी? 1 मिलियन। और 10 मिलियन टाइप की टी लिम्फोसाइट होती है। कितनी? 10 मिलियन। अब ये मत कहना कि सर डब्ल्यूबीसी की संख्या तो हजारों में, मैं ब्लड की नहीं बॉडी की बात कर रहा हूँ ब्लड की नहीं बॉडी की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें स्पेसिफिसिटी होती है। इम्यूनिटी के अंदर आप देखते हैं कि सारी आरबीसी एक जैसी, सारी डब्ल्यूबीसी एक जैसी नहीं होती है। कोई बी लिम्फोसाइट है, कोई टी लिम्फोसाइट, सारी लिम्फोसाइट भी एक जैसी नहीं होती है। हमारे बॉडी के अंदर 1 मिलियन टाइप की बी लिम्फोसाइट है और 10 मिलियन टाइप की टी लिम्फोसाइट होती है। तो कितनी वास्ट वैरायटी है। तो आप देखिए इतनी सारी लिम्फोसाइट है, इतनी सारी सेल्स है, लेकिन कोई पैथोजन अंदर एंटर करता है तो स्पेशल पैथोजन के लिए एक स्पेशल टाइप की टी लिम्फोसाइट, एक स्पेशल टाइप की बी लिम्फोसाइट एक्टिव होती है। तो स्पेशल एंटीजन के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स एक्टिव हो रही नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिसिटी, यानी विशिष्टता है। किसी विशिष्ट पैथोजन के लिए विशिष्ट आता है। देखो, अगर कोई बैक्टीरिया अंदर आ रहा है, चमड़ी से अंदर जाना चाहता है, क्या स्किन को अंदर जाने देगी? नहीं। क्या इसके लिए कुछ फिक्स नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, हर किसी को जाने से रोकेगी। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये स्पेसिफिक नहीं है, ये तो सभी को रोक रही है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी। समझेंगे? समझे? दूसरी बात आप इसमें देखेंगे, इसमें डाइवर्सिटी है। क्या है बेटा? डाइवर्सिटी। मैंने बोला ना कितने टाइप के पैथोजन होते हैं। अब कितने टाइप के पैथोजन के लिए 10 मिलियन टाइप की टी लिम्फोसाइट और 1 मिलियन टाइप की बी लिम्फोसाइट। तो कितनी सारी इनकी वास्ट वैरायटी है। तो जितनी ज्यादा वैरायटी उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है। इसका तीसरा देखिए, बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। कौन अपना है, कौन बेगाना है, इसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना है। अरे ये तो अपनी ही बॉडी की सेल है, इसको खराब नहीं करना, इसको खत्म नहीं करना, इसको नहीं मारना, ये पराई सेल है, बाहर का एंटीजन है। एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, एक पर्टिकुलर वायरस आता है तो उसको सेल पहचान लेती है। वायरस ही नहीं, बैक्टीरिया नहीं, किसी बैक्टीरिया की किसी प्रोटीन का एक छोटा सा टुकड़ा आ जाता है तो उस छोटे से फ्रेगमेंट को भी पहचान लेती है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन, कौन अपना कौन पराया, उसको डिस्क्रिमिनेशन करने की पावर किसके पास होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास होती है। इन्नेट के पास ऐसी पावर नहीं है। अगला लास्ट आप देखेंगे तो लास्ट क्या लिखा बेटा? मेमोरी। मिला? मेमोरी। अरे है कि नहीं है? स्मृति। इनमें मेमोरी का गुण होता है। मेमोरी बोले तो एक बार कोई अपनी बॉडी में कोई आ गया बैक्टीरिया, कोई पैथोजन एक बार बॉडी में आ गया, अब दोबारा जब भी आएगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को याद रहेगा, अरे ये तो वही बैक्टीरिया जो पहले आया था, इसको ऐसे मारना, इसको ऐसे मारना। सारा मारने का तरीका, सारी एंटीबॉडी ये तैयार रखेगी, बना देगी तुरंत प्रभाव से। जैसे आपको पता है आपके मामा जी आ गए, अरे ये तो वो वाले मामा जी है, ये तो वो वाले मौसा जी है, ये तो वो वाले नाना जी है। नाना जी बहुत सारे होते हैं तो आप एक एक को पहचान लेते हैं। होते ना बहुत सारे के वो नाना जी के भाई ऐसे चलते, उनको आप कहते हैं नाना 1, नाना 2, नाना डेश तो अलग अलग आपके जो होते हैं रिलेटिव, आप इनको रिलेटिव पहचान लेते हैं अपने रिलेटिव्स को। तो ये कौन सा, इसको पहचानने के लिए आपके पास क्या है? आपके पास सेंस ऑर्गन है ना, फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर देख के पहचान रहे हो, उनकी आवाज सुन के पहचान रहे हो, तो आप पहचान रहे हो। तो ये आपकी मेमोरी है। इस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम के पास भी मेमोरी है। कोई पैथोजन आया तो उसको एक बार पहचान लिया, अब दोबारा वो पैथोजन आएगा तो उसको पहचानना, ये इम्यून सिस्टम का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। बी मेमोरी सेल्स होती है, टी मेमोरी सेल्स होती है। तो बी मेमोरी, टी मेमोरी सेल्स जो होती है उनको पहचान रखती है, एक बार जैसे मुठभेड़ हो जाए तो उसको याद रखती है। इसको मैं समझाता हूँ। देखो ऐसे, यहां पर मैंने लिया किसी के अंदर ये टाइम ले रहे हैं, ये परसेंटेज एंटीबॉडी, एबी का मतलब एंटीबॉडी, परसेंटेज एंटीबॉडी इन ब्लड के अंदर है।
ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है, मान लिया बैक्टीरिया ए है, तो पहली बार बैक्टीरिया आया तो पैदा होते तो आएगा नहीं, पैदा होते हैं कुछ टाइम बाद मान लीजिए आपके अंदर किसी बैक्टीरिया ने, ये रहा ए बैक्टीरिया आपके अंदर आ गया, कोई पैथोजन आ गया, तो जैसे ही पैथोजन आएगा, ये पैथोजन अपनी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर बी लिम्फोसाइट एक्टिव होगी, और बी लिम्फोसाइट एक्टिव होकर क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी अचानक से तो नहीं बनेगी, धीरे धीरे वो आएगा, उसको पहचाना जाएगा और धीरे धीरे क्या बनेगी, एंटीबॉडी। तो धीरे धीरे देखकर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन आप जानते हैं जो एंटीबॉडीज होती है वो एंटीबॉडीज एक बायोमोलिक्यूल है, इस एंटीबॉडी का काम है आए हुए पैथोजन को मारना, खत्म करना। तो जब ये पैथोजन को मार देगी, खत्म कर देगी, तो कुछ एंटीबॉडी मारने में काम आ जाएगी, और जो बची हुई एंटीबॉडी है तो ये एक बायोमोलिक्यूल है, हर बायोमोलिक्यूल का अपना एक हाफ लाइफ टाइम होता है, अपना एक अर्धायु काल होता है, तो अपने हाफ लाइफ के बाद वो खत्म हो जाएगी, तो ये भी खत्म हो जाएगी और इनका परसेंटेज फिर से क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। बात समझ में? तो ये पहली बार पैथोजन आया है, और पैथोजन आने के इतने टाइम बाद यहाँ पर देखिए, इतने टाइम बाद क्या हुआ, ये अपने पीक पर पहुंचा है, ये ग्राफ अपने पीक पर पहुंचा है, ठीक है। एंटीबॉडी के परसेंटेज को बता रहा है कि ब्लड में कितना एंटीबॉडी है। तो जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आता है, जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आता है तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो हम कहेंगे हमारा इम्यून सिस्टम आने वाले पैथोजन के लिए एक रिस्पॉन्स कर रहा है, जिसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये क्या है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देख पा रहे हैं, है ना। अब हमारे इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्स किया और वो पैथोजन को खत्म कर दिया, अब कुछ एंटीबॉडी वहां काम आ गई, कुछ एंटीबॉडी वैसे अपना टाइम खत्म करके खत्म हो गई। अब देखिए हमारे इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी सेल्स होती है, तो एक बार जब वो पैथोजन आएगा तो उस पैथोजन को कैसे मारा था, एंटीबॉडी कैसे बनाई थी, ये सब कुछ याद रख लिया जाएगा, और एक बार चीजें याद हो जाती है तो इसको मेमोरी में सेव कर लिया जाता है, और मेमोरी में सेव करने के बाद इसको हजारों महीनों तक याद रख सकते हैं, साल तक तो कैसे रखें, इसको काफी लंबे टाइम तक याद रख लेते हैं, समझे कि समझे। पर ऐसा नहीं है कि सारी मेमोरी ऐसा होता है, आपका जुकाम जो होता है ना, इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ वायरस का एक ग्रुप होता है जिसको राइनो वायरस कहते हैं। तो ये राइनो वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के होते हैं, और इनके लगभग 100 तरह के वायरस का एक ग्रुप होता है जिसको आप राइनो वायरस कहते हैं, और जुकाम कर लेते हैं। तो ये जो वायरस होते हैं इनके लिए मेमोरी इतने लंबे टाइम तक सेव नहीं रहती है, तो ये मेमोरी लंबे टाइम तक सेव नहीं रहती है। एक बार आया और नाक में घुस गया, आपको जुकाम कर दिया, उसके बाद 10 दिन 15 दिन बाद वापस आया, वापस से जुकाम हो गया, और पूरी सर्दी इसी कश्मकश में निकल जाती है कि कब बहना रुकेगा, कब बहना रुकेगा, रुकता नहीं है, क्योंकि उसकी मेमोरी इतनी लंबी नहीं होती है। लेकिन एक बार आपकी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एक वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया जिसका नाम है पैरामिक्सो वायरस, इसने एक बार आपकी पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन कर दिया तो आपकी यहाँ से गला सूज जाएगा, रोग हो जाएगा, मम्स बोले तो गलसुएं हैं, और एक बार जिसको गलसुएं हो गया उसकी मेमोरी एक बार बॉडी में सेव हो जाएगी, हमारे इम्यून सिस्टम में उसकी मेमोरी सेव हो जाएगी, इन फ्यूचर दोबारा कभी वो इन्फेक्ट नहीं करेगा। यानी जिंदगी में जिसको एक बार मम्स हो जाएगा दूसरा नहीं होगा, क्योंकि इसकी मेमोरी जो होती है प्रोलॉन्ग टाइम होती है। तो मेमोरी सेल्स भी अलग अलग तरह की होगी, कुछ होती है बहुत लंबे टाइम के लिए, कुछ के लिए मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर जैसे कोई पैथोजन आएगा शरीर के अंदर क्या बढ़ जाएगा, एंटीबॉडी। तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहलाती है। जैसे पैथोजन खत्म हुआ वापस से एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन अचानक ये पैथोजन दोबारा बॉडी में एंटर कर दिया, ये फर्स्ट टाइम आया था, ये वापस किस टाइम आ गया, सेकंड टाइम। जैसे सेकंड टाइम आया हमारे इम्यून सिस्टम को पता है, अरे ये तो वही है जो कुछ सालों पहले आया था, इसने बॉडी में ये बीमारी की थी, हम ऐसे एंटीबॉडी बनाएंगे, और तुरंत प्रभाव से बॉडी में क्या बढ़ जाएगी बेटा, एंटीबॉडी। तो यहाँ पर दोबारा ए का इन्फेक्शन यहाँ हुआ है ना, यहाँ पर दोबारा ए आया और फिर से एंटीबॉडी बढ़ गई, ये ए आया भैया और एंटीबॉडी बढ़ गई और पीक पे चला गया। तो यहाँ पर देखिए इस ग्राफ का पीक आ गया है, दिख रहा है। तो ये ग्राफ का पीक कहाँ है, यहाँ पर। अब जरा देख के बताओ रे, जब पहली बार इन्फेक्शन हुआ तब इसको पीक आने में इतना टाइम लग रहा है, और जब दूसरी बार इन्फेक्शन हुआ तो उसका पीक आने में इतना टाइम लग रहा है। तो दूसरी बार एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में कम टाइम लग रहा है कि ज्यादा टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है। तो यहां से यहां तक पीक आ गया बेटा, इसको कहेंगे अपन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में पहली बार आता है तो प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया या फिर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और जब वही पैथोजन दोबारा बॉडी में एंटर करता है तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और इतना घातक होता है, इतना तेजी से होता है कि तुरंत प्रभाव से वो एंटीबॉडी बढ़ करके उस पैथोजन को मार देती है। इसको एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। देखो उसमें मॉड्यूल में एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स मिला क्या, गड़बड़ तो नहीं करोगे, समझ गए ना। तो बताइए ज्यादा टाइम कौन लेगा, प्राइमरी के सेकेंडरी, प्राइमरी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इतने से टाइम में अपने पीक पर चला गया। जरा एक बात बताओ रे, मान लीजिए ये कोई दूसरा पैथोजन है, मान लीजिए बी पैथोजन है, ये आपकी बॉडी में पहली बार आया है, तो ये टर्शियरी इम्यून रिस्पॉन्स देगा कि क्वार्डिनरी, प्राइमरी। अरे भाई कोई पैथोजन पहली बार आता है तो कौन सा देगा, प्राइमरी। तो बी पैथोजन आज जिंदगी में पहली बार एंटर हुआ है, जब जिंदगी में पहली बार पी पैथोजन हमारे अंदर आया है तो यहाँ पर जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। नहीं समझ में आ रही बात है।
जब भी कोई स्पेशल पैथोजन आता है तो पहली बार हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उससे एनकाउंटर करता है। हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा है एनकाउंटर को मुठभेड़। तो जब कोई पहली बार पैथोजन आता है तो उससे मुठभेड़ की जाती है। पहली बार जो मुठभेड़ होती है उसमें वक्त ज्यादा लगता है, और दूसरा जो इनकाउंटर सेकेंडरी इनकाउंटर होता है उसमें टाइम कम लगता है। समझ गए क्या हरीश? समझ गया? समझ गया। ये समझ में आएगा? ग्राफ देख लो उधर, इसे ग्राफ पढ़ना है क्या? हाँ देखो, जैसे पैथोजन एंटर होता है, पैथोजन के एंटर होने तुरंत बाद एंटीबॉडी बनती है, थोड़ा टाइम बाद से है ना, क्योंकि हमारा बॉडी समझेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा जो होता है वो स्लोली काम करता है, प्राइमरी की सेकेंडरी? तो कौन सा जो होता है वो इम्यून सिस्टम स्लो रिस्पॉन्स करता है, एक्वायर्ड की इननेट? एक्वायर्ड स्लो करता है ना। इननेट में तुरंत प्रभाव से अंदर जाने देना है कि नहीं जाने देना है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन दिक्कत हो गया? इस पे क्या लिखा हुआ है ग्राफ में? परसेंटेज एंटीबॉडी इन ब्लड। इस पे क्या लिखा हुआ है? हाँ तो परसेंटेज ही हो गया ना। आगे इस पे टाइम पीरियड, तो मैं भी लिख देता हूँ टाइम पीरियड। बाकी सब कुछ समझ में आ गया ग्राफ में? अब तुम बताओ, तुमको ये ग्राफ पिछली बार भी आता था क्या? इस बार ही समझ में आया? पिछली बार समझ में आया था, इस बार ही समझ में आया? इस बार भी नहीं आया? इस बार आ गया? ठीक है चलो। ये सारे पॉइंट तुमको समझ में आ गए? लिखे हुए सारे सिस्टमेटिक? तुम भी लिख लो। अब जाके आया मेरे ढंग से समझना। सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोले तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन कौन सी सेल्स होती है? तो सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें शामिल होती है लिम्फोसाइट। कौन होती है? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट होती है क्या? नहीं, वो तो उधर चलेगी। तो लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट भी दो तरह की आपने पढ़ी, कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो टी सेल्स देता हूं और एक हो जाएगी आपकी बी सेल्स। पहले एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि हमारे बॉडी में जब भी कोई पैथोजन आता है तो टी सेल्स जो होती है ये टी सेल्स स्टिमुलेट करती है बी सेल्स को। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं। हमारी बॉडी में जब भी कोई पैथोजन आता है तो टी सेल्स किसको स्टिमुलेट करती है? बी सेल्स को। एरो समझ में आ रहा है? कैसे स्टिमुलेट करती है? कुछ केमिकल्स निकालती है जिनको लिम्फोकाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फोकाइंस। तो लिम्फोसाइट क्या निकालती है बेटा? लिम्फोकाइंस, जो एक तरह के साइटोकाइंस होते हैं। तो साइटोकाइंस निकाल रही है लिम्फोकाइंस, यानी कि साइटोकाइंस निकाल रही है टी सेल्स, और किसको भेज रही है? बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट कर रही है, जिसकी वजह से बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट होकर क्या बनाएगी? एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी अगेंस्ट पैथोजन या अगेंस्ट बैक्टीरिया काम करेगी। एनसीईआरटी खत्म। तो एनसीईआरटी में बस इतना सा लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाऊं। ठीक है, अब देखो इधर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर सेल्स तो एक होती है लिम्फोसाइट, एक और सेल होती है जिसको अपन कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोले तो ACPs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ऐसे सेल्स जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट हो? एंटीजन, उनको क्या कहेंगे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या ACPs। और इसके एग्जांपल में मैं ले रहा हूं मैक्रोफेज। अबे नालायक, वो ब्लड ग्रुप का एंटीजन, ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। मैक्रोफेज, ठीक है ना? तो क्या होता है? एंड आप कहेंगे सर ये वाली मैक्रोफेज कहां पढ़ी आपने? इन्नेट इम्यूनिटी। तो यहां पर आप देख रहे हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इन सेल्स का आप नाम देखते हैं तो आपको लगता है यार ये सेल तो कौन सी वाली है? इन्नेट वाली है। और इन्नेट वाली सेल है, और मैं कौन सी पढ़ा रहा हूँ? एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड वाली में इन्नेट वाली कैसे आ सकती है? भाई ऐसा थोड़ी आपके घर में आप बैठे हुए कोई बाहर से आतंकवादी ना करके हमला कर दिया तो जरूरी नहीं है कि आपके लुंगी वाले चाचू उनसे लड़ेंगे। जितने भी है घर के सारे लड़ने का ट्राई करेंगे। मम्मी और दादी आ जाएगी, बैलेंस से लड़ना शुरू कर देगी, बच्चे गुदगुदी करके उनसे लड़ेंगे, चाचू उनसे फाइट करेंगे, पापा उनसे फाइट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इम्यूनिटी जो होता है वो बॉडी के किसी एक सेल का, पर्टिकुलर सेल का काम नहीं है। बॉडी में पैथोजन आया तो सब सेल को मिलजुल के काम करना है, और मिलजुल के काम करना है। तो एक्वायर्ड वाली भी अपना काम करेगी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाली भी काम करेगी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वाली भी काम करेगी। तो हम मानते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी का काम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का है, टी और बी सेल्स का है, लेकिन जितना हो सके इनकी हेल्प करने के लिए दूसरी सेल्स भी तो आएगी। तो वो वाली सेल्स आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी ना, क्योंकि इम्यूनिटी किसी पूरी बॉडी को बचाना है पैथोजन से। तो यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये काम कर देगी। इज दैट क्लियर? ना इसके बाद क्या होता है, जो ACPs होती है कैसे काम करती है? तो इसका काम करने का तरीका थोड़ा यूनिक है, समझना। सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स किसको स्टिमुलेट करती है? टी सेल्स को। ये सेल्स किसको स्टिमुलेट करेगी? टी सेल्स को। तो टी सेल्स स्टिमुलेट होती है। जब टी सेल्स स्टिमुलेट होती है तो ये लिम्फोकाइन सीक्रेट करती है, और ये किसको स्टिमुलेट करेगी?
बी सेल्स को, तो स्टिमुलेट करेगी बी सेल्स को। और जब बी सेल स्टिमुलेट होगी तो क्या निकालेगी बेटा, एंटीजन। तो ध्यान रखना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल स्टिमुलेट्स बी सेल, टी सेल, टी सेल स्टिमुलेट्स बी सेल, तो बी सेल क्या निकालेगी, एंटीबॉडी निकालेगी, सॉरी आप एंटीबॉडी निकालेगी, एंटीबॉडी निकालेगी, ठीक है ना। अब ये जो इसको स्टिमुलेट करती है तो यहाँ पर ये रिलीज करती है बेटा साइटोकाइंस, क्या रिलीज करती है, साइटोकाइंस। और टी सेल्स क्योंकि लिम्फोसाइट है तो ये जो साइटोकाइन निकाले उसको क्या कहेंगे, लिम्फोकाइन। तो ये लिम्फोकाइन रिलीज करती है बी सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। ध्यान रखना, लिम्फोसाइट से लिखा तो लिम्फोकाइन और मोनोसाइट से निकला तो मोनोकाइन, बहुत आग साइटोकाइन। समझे नहीं समझे, टर्मिनोलॉजी से खेलना सीख जाओ, यही बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है वो लाइफ की स्टडी है, और लाइफ को, जीवन को रटा नहीं जाता, इसको समझा जाता है। तो बायोलॉजी को आप समझने का प्रयास करिए, है ना। सेल्स बहुत सारी एक साथ इकट्ठी हो गई, तो सेल्स के मिलने से क्या बन गया, टिश्यू। लेकिन वो सेल्स ओरिजिन में भी सेम होगी, वो सेल से मिलने से टिश्यू बना, तो सारे टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सारा फंक्शन मैकेनिज्म अच्छे से जो होता है लेबर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, टिश्यू से क्या बन जाएगा, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। तो हम इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम में अलग अलग हिस्सा काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इनेट वाला भी करेगा, एक्वायर्ड वाला भी करेगा, फर्स्ट वाला भी करेगा, सेकंड वाला भी करेगा। आप अपनी सेल से, अपनी बॉडी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहे तो, लेकिन हम सीखना ही नहीं चाहते हैं। मेहनत करने के लिए तुम दूसरों से मोटिवेशन लेते हो, अपनी बॉडी से मोटिवेशन लो। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी घूम रही है, उस आरबीसी को पता है कि मेरा न्यूक्लियस छीन लिया गया है, मैं बिना न्यूक्लियस क्यों, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना हीमोग्लोबिन भरा जाएगा, इतना हीमोग्लोबिन भरा जाएगा, उसको खुद को पता है मेरी लाइफ 120 दिन की है, लेकिन 120 दिन में वो अपना ऐसा काम कर जाएगी कि बॉडी का हर एक टिश्यू याद रखेगा। एक आरबीसी हुआ करती थी, हमेशा हमारे लिए ऑक्सीजन लाती थी, है ना। तो 120 दिन में मरने वाली है, ये बेचारे इतने टाइम की भी नहीं, इनको पता है जैसे एंटीजन पैथोजन आया हमको भिड़ना, उनसे मरना है, फिर भी अपना पूरा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे। तो बॉडी की हर सेल को पता है कि हम मरने वाले, लेकिन फिर भी अपना पूरा ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो आप भी अपना 100% दीजिए, समझे। चलो इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या निकला, लिम्फोकाइन्स, और लिम्फोकाइन नहीं लिया गया। अब बात करते हैं अपन टी सेल्स की, अब बात करते हैं अपन बी सेल्स की। तो जो बी सेल्स होती है, टी सेल्स होती है, ये भी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे एक होती है जिसको बोलते हैं टी हेल्पर सेल्स, कौन सी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स या टी एच सेल्स बोल दीजिए। एक होती है जिसको अपन बोलते हैं टी किलर सेल्स, कौन सी बेटा, टी किलर सेल्स। तो टी के सेल्स या टी किलर सेल्स। जो टी किलर सेल्स होती है ये पैथोजन को किल करेगी, तो ये उनकी हेल्प कर देगी, है ना। एक होती है टी रेगुलेटर सेल्स, यानी कि टी आर बोल दीजिए, और इन्हीं को अपन टी सप्रेसर सेल भी बोल सकते हैं, तो टी एस बोल दिया। एक सेल होती है जो मेमोरी रखती है, तो हो गई टी मेमोरी सेल्स, टी मेमोरी। समझे नहीं समझे। तो ये टाइप मैंने टी सेल्स बताया। ध्यान दीजिएगा, मैंने 10 मिलियन टी लिम्फोसाइट नहीं बताए, 10 मिलियन टाइप के टी लिम्फोसाइट बताए। समझ रहे हैं ना, वास्ट वैरायटी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। टी एच सेल जो है इनको CD4 सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं CD4 सेल्स, जब टॉपिक आएगा तो बता दिया जाएगा। टी किलर सेल्स को हम CD8 सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CD8 सेल्स। क्यों कहते हैं, टॉपिक आएगा तब बता दिया जाएगा। या फिर इनको साइटोटॉक्सिक, टी साइटोटॉक्सिक भी कहते हैं, साइटोटॉक्सिक इन्हीं को कहते हैं ना। इसी तरह से टी मेमोरी सेल को तो मेमोरी कहेंगे। तो मैंने कुछ सेल्स के नाम बताए, टी सेल्स के नाम याद कर लेंगे। बोलिए कौन सी, टी हेल्पर सेल, ये टी रेगुलेटर सेल, ये टी मेमोरी सेल। तो मैं याद करने वाली सेल कौन सी है, मेमोरी। जब पैथोजन से लड़ा जाएगा तो उसकी मेमोरी को सेव रखने का काम टी मेमोरी सेल्स का होगा। तो लंबा लाइफ टाइम किसका होगा इन सब में, मेमोरी सेल का होगा, और ये लंबे टाइम तक स्टोर रहेगी। इसी तरह से बी सेल्स जो होती है ये भी अलग अलग होती है। ये दो तरह की, जैसे कि मान लीजिए एक होती है बी मेमोरी, या फिर इनको बोलते हैं मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स। और एक होती है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल्स, और इनको इफेक्टर बी सेल्स भी बोला जाता है, इफेक्टर बी सेल्स। तो मेमोरी बी सेल्स या फिर इफेक्टर बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स या इफेक्टर बी सेल्स। तो ये जो होती है बी सेल्स में भी मेमोरी रहेगी और टी सेल्स में भी मेमोरी रहेगी। तो बी सेल टी सेल दोनों मेमोरी रखते हैं और दोनों एक्वायर्ड के अंदर आते हैं, इसलिए एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की मेमोरी होती है, इननेट की मेमोरी नहीं होती है। तो यूनिक कैरेक्टर है कि नहीं है एक्वायर्ड का, इननेट में मेमोरी नहीं होती, एक्वायर्ड मेमोरी होती है। क्यों, क्योंकि उनके पास मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स होती है। समझे कि नहीं समझे। कुछ सेल्स का नाम ही याद करा रहा हूँ, आगे तो चार्ट दे रखा है पूरा दिमाग का दही करने के लिए। अगले पन्ने पर, अगले पन्ने पर, अगले पन्ने पर मिल गया होगा, नहीं मिला इसका मतलब तुमने 2 पन्ने खोल लिए, मिल गया होगा, मिल गया। तो ये चार्ट दे रखा है, जाएंगे उस पर भी, लेकिन पहले शॉर्ट में इनको समझो। समझ में आया। तो ये सेल्स आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो,
एनसीईआरटी में इतना सा लिखा है, तो आपको भी इतना सा याद करना है कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में दो सेल्स होती है, टी सेल्स और बी सेल्स। टी सेल्स क्या करती है, बी सेल को स्टिमुलेट करती है, जिससे बी सेल क्या बनाती है, एंटीबॉडी। एनसीईआरटी खत्म। हम बोलते हैं एक और सेल होती है, इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यानी एसीपीज। ये क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है टी सेल्स को, जिसकी वजह किसके जरिए, क्या सिक्रेट करके, साइटोकाइन, जिसकी वजह से टी सेल क्या सिक्रेट करती है, लिम्फोकाइंस। उसकी वजह से बी सेल एक्टिव होती है और बी सेल स्टिमुलेट होकर क्या बनाती है, एंटीबॉडी। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी समझ में आया ना। इसके अलावा भी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये चैप्टर पहले है। चलो बात बढ़ाते हैं आगे। अरे टॉपिक ये, अपने पास 2-3 सेल्स है। ये रही एक सेल, ये रही एक सेल, ये रही एक सेल। इस सेल को हमने बोल दिया ये है टी हेल्पर सेल, इसको बोल दिया है टी किलर सेल, और ये बोल दिया हमने बी सेल। ठीक है। अब देखिएगा, सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी, सेल वॉल होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। और वो प्लांट में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर भी पाए जाएंगे मेम्ब्रेन से जुड़े हुए। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है। तो यहाँ पर ये टी सेल्स है और टी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर है इनको कहते हैं टी सेल रिसेप्टर। क्या कहते हैं, टी सेल्स रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब होता है बेटा ग्राही, मतलब जैसे तुम ताला समझते हो, ताले के अंदर चाबी जहाँ पे घुसाते हो छेद होता है ना, वो वहाँ का रिसेप्टर है। समझे नहीं समझे। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर का मतलब ग्राही। इनको अपन कहते हैं बेटा टीसीआर। क्या कहते हैं, टीसीआर। बोले तो टकर। तो टी सेल्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, टकर, और बी सेल्स के ऊपर बकर, बीसीआर। अरे वही होंगे ना, तो ये होंगे। लेकिन इनको अगर अपन स्टडी करें तो इनके ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के ऐसे और भी एंटीजन मौजूद होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये है टी सेल्स के ऊपर कौन सा, CD4 के 8, 4, तो ये CD4 रिसेप्टर है। ये कौन सा, CD8 रिसेप्टर। अब समझ में आया कुछ। तो टी सेल्स के ऊपर, TH सेल्स के ऊपर कौन से होते हैं, CD4, और टी के सेल्स पर CD8। ये जो होते हैं इनको कहते हैं बेटा को रिसेप्टर्स। ये दोनों क्या है, को रिसेप्टर। रिसेप्टर तो समझते हैं, को रिसेप्टर मतलब इसके साथ ये होगा तभी काम सही से होगा। आप गाड़ी के अंदर बैठ गए, चाबी भी लगा दी, स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन आप गियर डाल ही नहीं रहे, तो गाड़ी ने तो आगे जाएगी ना, पीछे जाएगी, तब तक वही स्टार्ट रहेगी जब तक उसमें फ्यूल है। अगर गाड़ी को आगे पीछे लेना है तो आपको गियर डालना पड़ेगा, क्लच के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग को घुमाना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर टी सेल्स के ऊपर जो TCR है ये रिसेप्टर है, लेकिन ये तभी काम करेंगे जब CD4, CD8 ये रिसेप्टर भी साथ में मौजूद हो, यानी इनके साथ ये भी काम करते तो को रिसेप्टर। इसी तरह से आप जो बी सेल्स देख रहे हैं, इन बी सेल्स पर भी क्या होते हैं बेटा, रिसेप्टर। लेकिन ये बी सेल के यार रिसेप्टर कुछ अजीब नहीं दिख रहे, देखे लग रहे हैं एंटीबॉडी। क्या ये एंटीबॉडी। तो बेटा ये जो सेल है ये है BCR, बोले तो बकर, बोले तो बी सेल्स रिसेप्टर। तो बी सेल रिसेप्टर जो होते हैं एक्चुअल में ये एंटीबॉडी है। क्या ये एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी ब्लड में है कि सेल के ऊपर फिक्स है, सेल के ऊपर फिक्स है, इसलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड एंटीबॉडी। क्या कहते हैं, फिक्स्ड एंटीबॉडी। आप ये समझिए, ये मत समझिएगा फिक्स्ड एंटीबॉडी। तो बी सेल के ऊपर क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। लेकिन आप ये मत समझना कि एनसीईआरटी डिटेल से नहीं पढ़ाती, चीजों को डिटेल से नहीं बताती। आप पढ़ो तो सही, एनसीईआरटी को पैराग्राफ पढ़ो। उस different type of antibodies are produced in our body. डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, लाइक IgA, IgM, IgE, ETC। देखो यहाँ पर इसमें बहुत खास बात लिखी है एनसीईआरटी में, इतनी सी लाइन में। यहाँ पर मैंने लिखा ये क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बोले तो फिक्स्ड एंटीबॉडी है। अब ये फिक्स्ड एंटीबॉडी कौन सी होती है, तो मैं आपको कुछ एंटीबॉडी के नाम गिनाता हूँ। IgA, IgM, IgE, IgD, IgG। 5 तरह की एंटीबॉडी होती है ना, IgG, IgD, IgM, IgE, IgA। ठीक है ना। यहां पर ये कौन सी एंटीबॉडी है, तो आप याद रखना मेरे बच्चों, ये जो होती है ये होती है IgD। कौन सी एंटीबॉडी होती है, अब पूछा जाएगा बी सेल के ऊपर इसकी सरफेस पे कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgD। कौन सी एंटीबॉडी, IgD। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर सीक्रेट इन आवर ब्लड। ब्लड में डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी सीक्रेट की जाती है, तो सीक्रेटरी एंटीबॉडी या फ्री एंटीबॉडी होती है। कौन सी एंटीबॉडी, फ्री। और एक होती है फिक्स एंटीबॉडी। फिक्स कौन सी होती है, IgD। तो ब्लड में जो होगी वो फिक्स होगी कि फ्री होगी, फ्री एंटीबॉडी। देखो फ्री एंटीबॉडीज है, तो फ्री एंटीबॉडीज का नाम देखो IgA, IgM, IG, क्या डी का नाम है,
एनसीईआरटी इतनी बारीकी से चीज़ों को लिखती है कि आईजी डी का नाम नहीं लिखा क्योंकि उसको पता है कि डी जो है वो ब्लड में सिक्रेट नहीं की जा रही, वो फ्री नहीं है, वो फिक्स्ड एंटीबॉडी है। और फिर कहते हैं एनसीईआरटी में कहाँ डीपली लिखा है, कहाँ डिटेल है। एनसीईआरटी बहुत डीपली है, समझना है एनसीईआरटी को। ये बच्चों का खेल नहीं है कि तुमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया और बच्चों से रीडिंग लगवा दी और बोला हो गया चैप्टर, ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी बहुत बारीक किताब है, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर ये फिक्स्ड एंटीबॉडी है। यहाँ पर ये जो एंटीबॉडी होती है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इतने शानदार काम करते हैं कि कोई एंटीजन आएगा, कोई पैथोजन आएगा, कोई बैक्टीरिया आएगा, उसको पहचान लेंगे। इवन पैथोजन ही नहीं, अगर एक पैथोजन के जैसे मान लो वायरस है, वायरस के ऊपर कैप्सिड है, उस कैप्सिड का सिर्फ एक टुकड़ा फ्रेगमेंट ऑफ प्रोटीन वो आया तो उसको भी पहचान लेगी। और ये पहचानती टी सेल्स। कौन सी सेल्स? टी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर होता है टीसीआर, ये एक प्रोटीन के फ्रेगमेंट को, एक छोटे से टुकड़े को भी पहचान लेते हैं। तो बताइए प्रोटीन के टुकड़ों में ज्यादा वैरायटी होगी या कंप्लीट पैथोजन में ज्यादा वैरायटी होगी? ज्यादा वैरायटी किसमें होगी? डाइवर्सिटी कंप्लीट पैथोजन में या पैथोजन के किसी टुकड़े में? अबे पैथोजन के टुकड़े में। और टुकड़े तो किसी अलग अलग टाइप के होंगे ना, किसी का कट गया अलग अलग डिफरेंट टाइप के कट गया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन के टुकड़े को भी पहचान लेता है ये, और ये कंप्लीट पैथोजन को पहचानता है। तो ये जो एंटीबॉडी होती है, बी रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिकॉग्नाइज कंप्लीट पैथोजन। ये क्या करते हैं? कंप्लीट पैथोजन, कंप्लीट एंटीजन बोलूं, कंप्लीट एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो पूरा एंटीजन होता है, इसको ये पहचानते हैं। ये जो होते हैं किसी एंटीजन के किसी टुकड़े को यानी फ्रेगमेंट को भी पहचान लेते हैं। तो आप बताइए ज्यादा वैरायटी या ज्यादा बढ़िया से कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है? किसी टुकड़े को भी पहचान रहा है और ये कंप्लीट एंटीजन को ही पहचानता है। तो आप बताइए ज्यादा डाइवर्सिटी किसमें? एक फ्रेगमेंट में है कि एक पैथोजन में है? फ्रेगमेंट अलग अलग तरह के टुकड़े हो सकते हैं, ज्यादा विविधता उसमें है। तो इनमें से ज्यादा संख्या किसकी होनी चाहिए? टी की बी की? तभी बोला मैंने 10 मिलियन टाइप, 1 मिलियन टाइप। समझे कि नहीं समझे? तो इतना बारीकी से चेप है।